हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन ड्राफ्ट होती है। सो इसके लिए हम एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। जो प्रेजेंट अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन है वो हमें इस ग्राउंड पे बनानी है कि एक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो है कि कंटिन्यू चल रहा है, उसकी एक सेपरेट प्रोसीडिंग बेसिकली जो है वो चल रही है। उस कंस्ट्रक्शन के कारण जो विंडोज है वो ब्लॉक्ड हो चुकी है, वेंटिलेशन जो है वो बेसिकली नहीं हो पा रहा है, जिससे जो वहां पे लोग रह रहे हैं उन्हें एक दिक्कत आ रही है। और इसके अंदर जो एडिशनल फैक्ट वो ये है कि ऑलरेडी प्रोसीडिंग के अंदर कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दे दिए हैं कि उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर स्टे जो है वो लगा चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि वो जो इंटरिम ऑर्डर है वो बेसिकली सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम आ रही है। और हम ये चाहते हैं कि कोर्ट जो है वो जल्द से जल्द हमारा मैटर लिस्ट करे, ताकि हम कोर्ट को ये वाली बात बता सके और हमें जो इंटरिम स्टे मिल गया है इंटरिम ऑर्डर के थ्रू उसे एग्जीक्यूट कर सके और जो कंस्ट्रक्शन है उस पर स्टे लग जाए। अब सबसे पहला पॉइंट कोड की हेडिंग। इससे पहले मैं आपको फोन बता देता हूँ, 12 या 14 फोन साइज होती है बेसिकली। और जो कॉमन फोन स्टाइल है जो एक्सेप्टेड होती है वो बुकमैन ओल्ड स्टाइल और टाइम्स न्यू रोमन है। अब जो सबसे पहले आता है वो यही है कि इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। आपके कोर्ट का नाम जो कि सेंट्रल लाइन में आ जाएगा, उसकी जस्ट एक लाइन छोड़ के आपके केस का जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एक रिट पिटिशन है, क्रिमिनल अपील है, जो भी है वो आप यहाँ लिख देते हैं, जो आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट टाइटल। कॉस्ट टाइटल के अंदर आपका इन द मैटर ऑफ बेसिकली कैपिटल्स के अंदर, और अंडरलाइन जो होता है लेफ्ट तरफ के इंक्लाइन के आपका पिटिशनर या एप्लीकेंट का नाम। सेंटर का एरिया हम छोड़ देते हैं और राइट साइड इंक्लाइन करके पिटिशनर एप्लीकेंट, एक लाइन छोड़ के सेंटर अलाइनमेंट में वर्सेस एंड सो ऑन, जो अपना नेमिंग कल्चर होता है। अब यहाँ से मेन हमारी जो अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होती है। फर्स्ट चीज जो स्टार्ट होती है वो है इंडेक्स। अब इंडेक्स के अंदर ही हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें जो अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन के साथ इस क्वेश्चन में लगानी पड़ेगी। अब जो हमारा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था, अगर वो है तो इसके अंदर एमसीडी यानी कि जो नगर निगम होगी या जो भी आपकी लोकल बॉडीज होगी वो जरूर इसका पार्ट पार्ट रही होगी। सो इसलिए हमें मेमोज ऑफ पार्टी बनाना जरूरी है। अब मेमोज ऑफ पार्टी बेसिकली होता क्या है, इसके ऊपर हम वापस आएंगे ये वाले पार्ट पे। मेमोज ऑफ पार्टी के अंदर हमें ये बताना होता है कि कौन कौन इस मैटर के अंदर पार्टी है। सो फर्स्ट के अंदर आपका पेटिशनर वर्सेस एप्लीकेंट तो हो गया, क्योंकि एक अनऑथराइज्ड है। सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका एक पार्टी हो गई। अब ये गवर्नमेंट एंटिटी है, बट कोई व्यक्ति जरूर होगा जो इस अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को करवा रहा होगा, जो अपने आप को लैंड ओनर बता के कंस्ट्रक्शन जो है कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो यहाँ पे तीसरे में उस पर्सन का नाम आएगा। अब मेमोज ऑफ पार्टी इसमें क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आपका केस है वो नॉर्मली पिटिशनर वर्सेस रिस्पोंडेंट के साथ आ गया, प्लस इसके अंदर और भी चीजें हैं जो इस केस का पार्ट बन रही है। ये पर्सन और ये सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज। सो कोर्ट यह चेक करना चाहती है कि जो पार्टी है सारी, क्या वो उनके जुरिडिक्शन के अंदर फॉल कर रही है या नहीं कर रही है। सो इसलिए मेमोज ऑफ पार्टी बनाना जरूरी है, जिसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि कौन कौन लोग जो है वो उसके है। ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। अब नेक्स्ट के अंदर नेमिंग क्लॉज बहुत इजी होता है। बेसिकली नाम, उसका किस सन ऑफ वाइफ ऑफ जो भी है, रेसिडेंट का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ये वाले को राइट तरफ इंक्लाइन करके पेडिशनल एप्लीकेंट एक लाइन छोड़ के वर्सेस, और यहाँ पे बेसिक की वैसी फॉर्मेट में सेम दूसरी पार्टीज के नाम, रजिस्टर एड्रेस और मेल आईडी जो ये चलती है। अब हर डॉक के बाद ये वाला जो पार्ट है ये आता है। इसके अंदर आपको ये बताना होता है कि ये पेटिशनर या एप्लीकेंट किसके थ्रू कर रहा है। इसमें बेसिकली जो आपके आपके वकील हैं जिनका वकालतनामा वो है, ये मैंने मेरे दोस्त का नाम लिख दिया है हर बार की तरह। राइट, ये सारी चीजें जो है राइट इंक्लाइन से चालू होती है। आपको राइट इंक्लाइन करके ही बेसिकली बस नॉर्मल से टाइपिंग करनी है और आपका काम हो जाएगा। आप इस केस में पेटिशनर या एप्लीकेंट को कर रहे हो, वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है? आप के आपका बेसिकली नाम, जिनका भी वकालतनामा है उनका नाम, एडवोकेट और पेटिशनर एक लाइन छोड़ के आपके चेंबर का नाम, एड्रेस,
और आपका मेल आईडी और नंबर, और लेफ्ट तरफ इंक्लाइन करके आप बस जहाँ पे भी जुरिडिक्शन जो है यहाँ पे बेसिकली आपका कोड है वो आप बता देते हैं और डेट लिख देते हैं और डेटेड करके छोड़ देते हैं। ये पेन या पेंसिल से ही फिल करी जाती है। ये जो चीज है ये हर डॉक के बाद आती है, यानी ये मेमोज ऑफ पार्टी के बाद भी आएगी, अर्जेंट एप्लीकेशन के बाद भी आएगी, नोटिस ऑफ मोशन के पास भी जाएगी और हमारी मेन एप्लीकेशन के बाद भी जाएगी। प्रूफ ऑफ सर्विस ये एक अलग वीडियो में आ जाएगा। ठीक है। अब हमारा मेमोज ऑफ पार्टी बन चुका है। अर्जेंट एप्लीकेशन, अब देखिए जो अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन है ना, वो आप डायरेक्टली जज को नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यह काम आपके रजिस्ट्रार का होता है कि कौन सा मैटर कब लिस्ट होगा, किस तारीख को होगा। सो आपको रजिस्ट्रार के पास लिखना पड़ेगा। ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ से आता है हमारा अर्जेंट एप्लीकेशन। अर्जेंट एप्लीकेशन हमने हेडिंग दी, कैपिटल्स में अंडरलाइन कर दिया और बोल्ड कर दिया। टू, जैसे कि हम हमेशा स्कूल में लिखते आ रहे, टू किसको? द डिप्यूटी रजिस्ट्रार, दिल्ली हाई कोर्ट, न्यू दिल्ली सर। अब इस एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहला, आप यहाँ पर क्यों आए हो? आप उनको डायरेक्टली बिना किसी टाइम पास के, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो आपका बहुत सारा कंटेंट पढ़े। सो आपको प्रिसाइज होना है और शॉर्ट होना है। आपने बता दिया कि आप यहाँ पे आए हो एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट हियरिंग इन अकॉर्डेंस विद हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर। अब ऐसा भी क्या हो गया, अर्जेंसी है, इन एक्शन है रिस्पोंडेंट नंबर 1 की, जिससे हमारे पेटिशनर को दिक्कत आ रही है और आपने शॉर्ट में बता दिया कि क्या हो रहा है। और ये सारी चीजें शॉर्ट में आपने बता दी कि वो बेचारा अपने घर में सील्ड हो चुका है, वेंटिलेशन नहीं आ रहा है, ब्लॉक्ड है, उसका इकलौता रेसिडेंस है। तो इससे हम क्या चाहते हैं, हम आपको कंपेल कर रहे हैं कि आप प्लीज हमारी जो ये एप्लीकेशन है वो फाइल कर लीजिए और इसमें हमें ये चीज जो है वो ग्रांट कर दीजिए। एक इमीडिएट स्टे नॉट ग्रांटेड, अ पेटिशनल विद इर्रिवर्सिबल लॉस ऑफ इंजरी। तो हम आपसे ये चाहते हैं कि आप अर्जेंट एप्लीकेशन जो है हमारी एक्सेप्ट कर लीजिए। ये एक अर्जेंट एप्लीकेशन आ गई, सेम वही फॉर्मेट जो हम कर चुके हैं। थ्रू के अंदर हर डॉक के बाद ये आएगा आपका, ये आ गया। अब नोटिस ऑफ मोशन। नोटिस ऑफ मोशन बेसिकली क्यों आता है? ये तब आता है जब आप एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बेसिकली फाइल कर रहे हैं और इसमें आप बहुत ही फॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस कोर्ट को कि जब आप ये एप्लीकेशन सुने तो हमें ये एक पर्टिकुलर एक चीज जो हमने आपसे मांगी है हमें यही दे दें। आप बेसिकली जब अपना केस प्रूव करते हो तो जुडिशियल ऑफिसर अपना माइंड लगाता है कि कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसा कॉम्पेंसेशन होता है, बट इसके अंदर आप उस मैटर को उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा अर्जेंसी बताते हुए ये कहना चाह रहे हो कि यार मुझे सर आप सिर्फ ये ए वाली चीज ही दे दो, मैं आपके पास इस ए के लिए ही आया हूँ। आप ट्राई कर रहे हो फॉर्मली कि मुझे यही चीज चाहिए, इसलिए नोटिस ऑफ मोशन इस एप्लीकेशन के अंदर आता है। अब नोटिस ऑफ मोशन के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें आती है, देन इसमें आप क्या चाहते हो? आप इसमें ये चाहते हो कि आपका जो मैटर है वो लिस्ट हो बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट इस पर्टिकुलर डेट पे, या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जो भी कोर्ट को डीम फिट हो। ये आप बेसिकली एक फॉर्मेलिटी है जो आप कर रहे हो, जो आपको लिखना जरूरी है क्योंकि आप ऐसे नेता नहीं बन सकते कि भाई जो मैंने बोल दिया वही हो जाए। तो नोटिस ऑफ मोशन के अंदर आपने बेसिकली एक नोटिस जो है अंडरसाइंड बन के आपने फाइल कर दिया है। आपने पिटिशनर ने जो भी एनेक्सर्स हैं वो लगा दी हैं, आपने वाली चीजें बता दी और आप ये चाहते हो कोर्ट को कि आप ये वाला मैटर प्लीज इस तारीख को सुन लीजिए, जो बेसिकली जल्द से जल्द हो। वो बेसिकली हो सकता है कि वो नेक्स्ट डेट हो, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। आपने वो वाली एक रिक्वेस्ट नोटिस ऑफ मोशन भी जारी कर दिया। ठीक है, ये भी हो गया। अब हमारी मेन एप्लीकेशन टाइटल आता है जिसके अंदर हम बनाएंगे ये एक नॉर्मल जो हमारी पेटिशन होती है उस फॉर्मेटिंग में आएगी। अब यहाँ पर आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी हेड नोट। ये सारी चीजें हमने लगाई हैं ताकि रजिस्ट्रार साहब हाँ बोल दें। अब ये वह चीज है जो जज के काम की होगी। उसमें सबसे पहले वो क्या देखेंगे कि किस सेक्शन के अंडर आप आए। आप सेक्शन 151 यानी इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट के तहत आप आए हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी जो केस है, आपका मैटर है, वो जल्द से जल्द सुना जाए। अब ऐसा क्या हो गया, ताकि आप इसलिए सुनवाना चाहते हैं ताकि वो जो व्यक्ति है वो कंप्लायंस करे लास्ट ऑर्डर से।
और उस लास्ट ऑर्डर से आप क्या चाहते हैं कि डिमोलिशन हो उसके इलीगल कंस्ट्रक्शन का। अरे, इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो कि पेंडेंसी है मेन जो आपका मैटर है उसके सवाल के अंदर। अब सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि मैटर है क्या। तो इस केस के अंदर आपने इंट्रोडक्शन में क्या बताया कि एक विलफुल नॉन कंप्लायंस है रिस्पोंडेंट नंबर 1 के द्वारा इस प्रॉपर्टी, इस कॉज ऑफ एक्शन के लिए, जिससे हमारे लीगल राइट जो है डे टू डे बेसिस पे अफेक्ट हो रहे हैं। ये आपने एक इंट्रो बता दिया। अब आपकी पूरी एप्लीकेशन यही प्रूव करेगी कि ऐसा क्या हो गया। तो इसके अंदर हमने बताया कि इस तारीख को हमारा मैटर जो है वो ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, पर ये जो तारीख है बहुत दूर है। अब ये दूर है, अब नॉर्मली तो यार मैटर जो है बहुत लंबे चलते हैं। तो आपको लोग कोर्ट को प्रूफ करना पड़ेगा कि इससे हमें ऐसा क्या हो जाएगा। अब हम ये वाली बात प्रूव करेंगे कि जब हमारा मैटर ऑलरेडी लिस्टेड है बहुत देर बाद, उसे हमें जल्दी क्यों चाहिए। अब इसमें आप आते हो आपके फैक्ट्स के नरेशन के अंदर। इसके अंदर आप बता रहे हो कि क्या क्या हो गया है। अब जो रेसिडेंट है उन्होंने पेटिशनर का घर कंप्लीटली सील कर दिया है इलीगल कंस्ट्रक्शन के कारण। उनकी खिड़की और वेंटिलेशन पूरी तरीके से ब्लॉक हो गए, जिससे फैमिली को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये आप इस रीजन से आप चाहते हो। अब आप यहाँ में आपने बता दिया कि आप क्यों आए हो, क्या जरूरत है और क्या प्रॉब्लम है। अब जो फैक्ट आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्टिंग फैक्ट अब यहाँ से आप और ऐड कर सकते हो। उस सपोर्टिंग फैक्ट में हमने क्या बोला कि कोर्ट ने 26 तारीख और 12 तारीख को ऑलरेडी हमें सुना है, और उसके अंदर उन्होंने एक स्टॉप नोटिस जो है वो ऑलरेडी इशू कर दिया है उस प्रॉपर्टी के खिलाफ। डिस्पाइट सच स्टेटमेंट, वो डायरेक्शन जो ऑनरेबल कोर्ट ने पास करे थे उसका कोई भी किसी भी प्रकार का लीगल इफेक्ट नहीं आया है, और उन्होंने डिमोलिश भी नहीं करा है। सो ये आपके फेवर में पॉइंट आ गया कि आप ऑलरेडी कोर्ट के पास जा चुके हो, आपको एक इंटरिम जो ऑर्डर था स्टे का वो आप ला चुके हो, पर सामने वाले इंसान ने इस पे कंप्लाई ही नहीं करा। इसका कोई फिजिकल इफेक्टिव एक्शन ही नहीं है आपके आपके ग्राउंड इसके ऊपर। तो अब आप ये चाहते हो, ये प्रॉब्लम हो गई है, अब चीजें आपके फेवर में आ गई है। अब आप एंड दी एंड में आप रिक्वेस्टिंग वाले के सिनेरियो में आ जाओगे। अब आप उन्हें बताओगे कि इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, हार्डशिप हो रही है, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है। ये डिफीट कर रहा है हमारा पर्पस, और एक इर्रिपरेबल लॉस और हार्डशिप जो है हमें कॉज हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये वाला जो फेस है जल्दी हो। आपने ग्राउंड ऑफ अर्जेंसी बता दी इसके अंदर। आपने बता दिया कि कैसे एक मैटर जो है अगर डिस्टिंक्ट डेट पे रखता है तो तब तक वो और कंस्ट्रक्शन कर देगा, तब तक हम और बहुत कुछ सफर कर चुके होंगे। और जो ये मैटर है ये इस तरह का मैटर है जिसमें कोई डिटेल्ड एविडेंस की जरूरत भी नहीं है। वो लैंड हमने ऑलरेडी पहले बता दी कि यार वो हमारी है किसी और की है, उसके ऊपर वो इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो ये वाली जो चीज है ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेसिया ही हमारे फेवर में है, तभी इंटरिम ऑर्डर जो है हमारे फेस में आया, हमारे फेवर में आया था। और आखिरी के अंदर ये एक लाइन है जो बेसिकली सभी यूज करते हैं कि that the applicant has approached the honorable court with utmost bona fides and without delay, and the present application is being filed solely in the interest of justice। ये आपने बता दिया। फाइनल में आप एग्जैक्टली exactly बताएंगे कि आपने प्रेयर क्या मांगी है। तो आप प्रेयर वही मांगना चाहते हैं। एक प्रेयर तो आपकी फिक्स ही होती है, ये आपको हर मैटर में मांगनी ही है। वॉट एवर एज द कोर्ट डीम्स फिट एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। और पहला जो हमारे इस एप्लीकेशन का सबसे मेन रीजन था वो ये था कि ये एडवांस डेट ऑफ जो हियरिंग है प्रेजेंट मैटर की, उसे एक अर्ली डेट पर शिफ्ट किया जा सके। और एट दी एंड हमारा ये सारी चीजें किसने फाइल करी, पेटिशनर और एप्लीकेंट की तरफ से थ्रू, जिसकी फॉर्मेटिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो ये था कि कैसे एक अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन आइडियल केसेस में होती है। आई होप आपको ये कुछ ना कुछ सिखाया होगा इस वीडियो ने। तो थैंक यू सो मच, एंड मेक श्योर आप कमेंट जरूर करें और हमें जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्या वीडियो जो है आप चाहते हैं इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।